हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला पर। आइए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं 10th क्लास ज्योमेट्री सेक्शन का समरूप त्रिभुज को। समरूप त्रिभुज होता क्या है? समरूप त्रिभुज होने के लिए शर्त क्या होता है? दो त्रिभुज कब समरूप होंगे और कब नहीं होंगे, ये चीज़ें को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें समरूप त्रिभुज समझने से पहले हमें थोड़ा एक क्लास पीछे जाना पड़ेगा। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए थे सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुज आप सभी को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं थोड़ा बहुत आपको याद दिला देता हूँ। सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है जी? तो वैसी आकृति जिसके एक अंग प्रत्येक अंग दूसरे आकृति के प्रत्येक अंग के बराबर हो। सपोज मान लीजिए ये दो त्रिभुज है ए बी सी और ये एक त्रिभुज है ए बी सी। ये सर्वांगसम कब होंगे जी? तो इसका एक भुजा दूसरे की एक भुजा के बराबर, इसका ये वाला भुजा इसके इस भुजा के बराबर और इसका ये वाला भुजा इसके इस भुजा के बराबर होना चाहिए, तब ये सर्वांगसम कहलाएंगे। सर्वांगसम का मतलब होता है एक दूसरे को रिप्लेस कर देना। रिप्लेस कर देना यानी पूर्णतः ढक लेना। जैसे जैसे मैं आपको कहूं तो ये मेरा दो हाथ है, ठीक है। अब मैं एक हाथ को दूसरे हाथ से रिप्लेस कर देता हूँ। मेरा दूसरा हाथ आपको नहीं दिख रहा होगा, पूरी तरीके से छुप गया होगा। तो इसे ही सर्वांगसम कहते हैं, यानी व्यक्ति का दोनों हाथ क्या होता है? सर्वांगसम होता है। उसी तरह से अगर एक त्रिभुज को उठा लें और दूसरे पर चिपका दें, अगर उसे पूरा तरीका से छुपा ले तो उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए आपके पास 10 की कुछ सिक्के हैं और आपको एक के ऊपर एक रख दिए उसको, ठीक है। एक के ऊपर एक आपने सिक्के को रख दिए, तो आप जब ऊपर से देखिएगा, साइड से नहीं ऊपर से, तो सिर्फ आपको एक सिक्का दिखेंगे, सभी सिक्के नहीं दिखेंगे। जब सभी सिक्के नहीं दिखेंगे तो सभी सिक्के क्या है? आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। अब छुपने का मतलब ये नहीं कि बड़े वस्तु से छोटे वस्तु को छुपा देना, नहीं, इक्वल वस्तु से इक्वल वस्तु को छुपाना, बस इतना ही, ठीक है। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सर्वांगसम होने का शर्त क्या है। तो हमारा त्रिभुज में सर्वांगसम होने का शर्त हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में। कब होगा जी? तो सर्वांगसम होने का शर्त था किसी त्रिभुज के एक कोण कोण भुजा कोण, अर्थात मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ, ठीक है। तो ये हमारा दो त्रिभुज हो गए। अगर मान लीजिए इस त्रिभुज का ए बी रेखा और इस त्रिभुज का डी रेखा आपस में बराबर हो और इसका ये वाला कोण कोण ए और कोण बी, इसका कोण ए कोण डी के बराबर हो और कोण बी कोण ई के बराबर हो, तब भी हमारा सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक शर्त क्या था सर्वांगसम होने का? एक शर्त था कोण भुजा कोण का। दूसरा शर्त क्या था जी? तो दूसरा शर्त था भुजा कोण भुजा का। भुजा कोण भुजा कोण भुजा का। भुजा कोण भुजा का क्या अर्थ था जी? तो कोई त्रिभुज भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम तब होगा जब किसी त्रिभुज का दो भुजाएं आपस में कोई भी इक्वल हो और उस दोनों भुजाओं को जोड़ने वाला एंगल यानी कोण बराबर हो। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई हो और बी सी बराबर ई एफ हो, तो ये वाला कोण आपस में बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि इस कोण को ले लिए, इस कोण को लीजिए तब फिर गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है। इसलिए इस शर्त को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा क्या था जी? तो उसके बाद था भुजा 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 भुजा।
यानी किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा समरूप अब क्या होता है। तो समरूप, देखिए समरूप का मतलब होता है एक समान रूप का। सर्वांग सम का मतलब क्या था जी? सर्व अंग समान। सर्व अंग समान। अंग का मतलब क्या होता है? भाग, यानी सभी भाग एक दूसरे के, सभी भाग आपस में बराबर हो। सर्वांग सम होने के लिए भी दो त्रिभुज या दो किसी भी आकृति की जरूरत है। समरूप होने के लिए भी दो त्रिभुज या दो किसी भी प्रकार की आकृति का जरूरत होता है। समरूप का मतलब होता है सम यानी बराबर, रूप यानी चेहरा। रूप यानी चेहरा। ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूं। सम यानी बराबर और रूप यानी चेहरा। समरूप होने के लिए क्या चाहिए जी? समरूप होने के लिए हमें चेहरा एक जैसा बस चाहिए। ठीक है, समरूप चेहरा एक जैसा होना चाहिए बस। सम यानी बराबर नहीं, समान। सम यानी समान। ठीक है, समरूप होने के लिए क्या चाहिए? चेहरा एक जैसा चाहिए। जैसे हम लोग मानव हैं तो हमारे बच्चे हमारे जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, अगर पक्षी का बच्चा हो तो पक्षी जैसा ही दिखेगा। अगर वो चिड़िया का गाय का बच्चा हो तो गाय जैसा ही दिखेगा। वो अगर बकरी का बच्चा हो तो बकरी जैसा दिखेगा। यानी जितने भी प्राणी हैं अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो खुद जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, यानी वो उसके क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं जी? समरूप होते हैं। चलिए, तो हम लोग समरूप पढ़ रहे थे, समरूप पढ़ रहे थे, सर्वांगसम हम लोग ने समझ लिया था। तो समरूप में क्या बताया था जी? समान रूप, यानी रूप एक जैसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये समरूप किस में पढ़ेंगे? त्रिभुज में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग समरूप किस में पढ़ेंगे जी? तो त्रिभुज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। तो दो त्रिभुज समरूप होने के लिए हमेशा एक ही शर्त है, उनका क्या होना चाहिए? कोण केवल बराबर होना चाहिए। एक दूसरे त्रिभुज का कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज डी ई एफ है, तो ये दोनों कब समरूप होंगे जी? तो मान लीजिए इसका एक कोण ये वाला 90 डिग्री का है, तो इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई इन दोनों में से कोई एक 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए अन्य दो कोण 45 डिग्री का है, क्योंकि एक त्रिभुज में पूरे 180 डिग्री का होता है, तो दो कोण कितने होंगे? 45 डिग्री के। तो यानी दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण 45 डिग्री के होने चाहिए। दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण 45 डिग्री के होने ही चाहिए, तभी वो समरूप होंगे। ठीक है, अगला शर्त क्या कहता है जी? तो अगला शर्त कहता है अगला एक और एग्जांपल देख समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इसको राइट एंगल बनाते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये वाला 30 डिग्री का है और ये वाला 60 डिग्री का है। और हमने दूसरा त्रिभुज बना दिया डी ई एफ, इसको भी राइट एंगल में ही बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 90 डिग्री का है और ये मान लीजिए 30 डिग्री का है और ये मान लीजिए 60 डिग्री का है। तो क्या ये समरूप है? तो हाँ, ये त्रिभुज आपस में समरूप है। क्यों जी? तो इनके कोण जो है आपस में इक्वल है। ठीक है, हम लोग अगर मान लीजिए, अब इसको लिखेंगे कैसे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है? तो इसके लिखने का शर्त ये है कि जो कोण जिस कोण के बराबर है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी क्रम में लिखते हैं। जैसे लिखेंगे इसको
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप का सिंबल ये होता है और सर्वांगसम का सिंबल क्या होता था जी? तो इक्वल का सिंबल देकर उस पे ऐसे कर दिया जाता था। यानी जितने भी त्रिभुज समरूप होते हैं, सॉरी, जितने भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं वो समरूप भी होते हैं। ठीक है, इक्वल का सिर्फ सिंबल हटा दीजिए तो समरूप भी कहलाएंगे। यानी जितने भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं वो सभी समरूप भी होते हैं। आइए हम लोग समरूप समझने की कोशिश करते हैं। तो समरूप में ये लिखे थे हम त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज डी ई एफ नहीं लिखेंगे। ए के बराबर कौन सा इसमें कौन है जी? तो ई है, तो लिखेंगे त्रिभुज ई। और बी के बराबर कौन सा है? तो डी है, डी लिखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? सी के बराबर कौन है? तो एफ है। तो हमारा ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ, न कि डी ई एफ। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, समरूप होने का एक और शर्त क्या है जी? तो इनके जो भुजाएं होते हैं त्रिभुज के दो त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात अगर समान हो तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। मान लीजिए कि ए बी सी त्रिभुज है और ये है डी ई एफ, तो इनके समरूप होने का अर्थ है कि इनके भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये और ये भुजा 8 हो गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज को इसी अनुपात में लाना है। अगर मान लीजिए आधा का अनुपात में लाना चाहे तो 4 का आधा क्या होता है? तो 2 होता है। 6 का आधा क्या होता है? 3 होता है। 8 का आधा क्या होता है? तो 4 होता है। तब कहेंगे ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूप होने के लिए दो शर्तें हैं। या तो त्रिभुज के भुजाएं क्या होना चाहिए? समान अनुपात में होना चाहिए, या उसके कोण आपस में बराबर होने चाहिए। सभी कोण आपस में बराबर होने चाहिए। और भी इसे डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।